तो अभी तक हमने बात करी गैलीलियो एक्सपेरिमेंट की। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को प्रूव कर दिया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे होता है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। इस चीज को हमने गैलीलियो एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रूव कर दिया था। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। फर्स्ट लॉ, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया है जैसे कि मैंने बताया था न्यूटन ने इस लॉ को स्टेट कर दिया है, हमें बताया है। इसने क्या बताया है? ही स्टेट्स दैट if an object is in motion will remain in motion, or if an object at rest will remain at rest until or unless an external force is applied on that object. क्या बोला इसने? इसने वही चीज बोली जो गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव की। क्या बोला? He states that if an object, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। ये तो इनर्शिया होता है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। कब तक? तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, कोई बाहरी फोर्स ना लगे। देखो, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल, सबसे आसान एग्जांपल समझ लो। कोई भी एक कुर्सी लो, उसको एक कमरे के अंदर रख दो, ठीक है ना। उस कमरे के अंदर 2-3 दिनों तक मत जाना। उस कमरे के अंदर उस कुर्सी को जहां तुम रखोगे और 2-3 दिन बाद जब जाके वहां पर देखोगे तो वो कुर्सी उसी जगह पर सेम पॉइंट पर रखी रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? उसके पास है इनर्शिया। और इनर्शिया उसे बोलता है कि अगर तू रेस्ट में है तो तुझे रेस्ट में रहना पड़ेगा, अगर तू मोशन में है तो तुझे मोशन में रहना पड़ेगा, अगर तू एक डायरेक्शन में जा रहा है तो तुझे एक ही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। यही सेम चीज इनर्शिया बोलता है चेयर को कि अगर तू रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, और अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगे, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन अटेन करना चाहता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है। कब तक? जब तक उसको तुम जाके या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स जाके उसे अप्लाई ना करो, किसी एक एक्सटर्नल फोर्स से वो अप्लाइड ना हो। ठीक है, तब तक वो क्या रहेगा? अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहेगा। जैसे कि वो चेयर, तुमने कमरे के अंदर उस चेयर को रखा 2-3 दिन तक, उस चेयर को उस चेयर को जाके देखने के बाद तुम्हें वो चेयर वहीं उसी जगह पर सेम पॉइंट पर मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, और जब तुम जाके उसे हटाओगे, तुमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया चेयर पे, तो दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये हमें न्यूटन ने स्टेट कर दिया था, सो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसको, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ठीक है, इनर्शिया का लॉ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेस्ट और मोशन की बात हो रही है कि मोशन, देखो ये चीज इनर्शिया ही होती है बेसिकली, कि मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर क्या है? अनटिल और अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने बताया है कि वो तो रहेगा, इनर्शिया अगर किसी ऑब्जेक्ट में है तो वो तो रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे जो उसकी डायरेक्शन में, जो उसके मोमेंट में चेंज कर दे, उसे रेस्ट से मोशन में ले आए या मोशन से रेस्ट में ले आए। तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, याद कर लो इसे। इसके अलावा मैं इनर्शिया की एक प्रॉपर्टी बताने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कि तुम्हारी तरफ एक साइकिल आ रही है,
ठीक है, अब वो साइकिल 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है, उसकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कोई भी एक साइकिल तुम्हारी तरफ आ रही है 5 मीटर पर सेकंड से, तो तुम्हें उसे रोकने में कम ताकत लगानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि इसके पास इनर्शिया कम है। देखो दोबारा से, कोई एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, किसी, ये 5 मीटर पर सेकंड छोड़ दो, किसी एक ऑब्जेक्ट का मास है 10 केजी। ठीक है, अब इनर्शिया क्या बोलता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, है ना, तो मोशन में रहने के लिए वो अपने आप से फोर्स अप्लाई करेगा। तो जब कोई भी एक चीज रेस्ट में या मोशन में रहना चाहती है, तो वो एक फोर्स अप्लाई करती है, दैट इज कॉल्ड जस्ट इनर्शिया। ठीक है, उस इनर्शिया के कारण, ठीक है, हमें कुछ ना कुछ फील होता है। जैसे सपोज करो तुमने एक टेनिस बॉल ली, एक क्रिकेट बॉल ली, टेनिस बॉल को तुमने एक आदमी के सर पे मारा, उसको उससे ज्यादा चोट नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि टेनिस बॉल के पास मास कम है, उसके पास मास होगा कुछ इतना 20 ग्राम्स, है ना। 20 ग्राम की बॉल अगर तुम किसी के ऊपर मारो तो उसे चोट कम लगेगी। क्यों? क्योंकि उसका मास कम, इसलिए इनर्शिया भी कम। ठीक है, यानी कि उसकी टेंडेंसी एक तरफ जाने की बहुत कम। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, डिपेंड करता है कि कितना उसका मास है। वहीं पे अगर मैं बात करूं एक क्रिकेट बॉल की, क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा है, उसे तुम हिट करोगे तो वो ज्यादा देर तक रहना चाहती है मोशन में या रेस्ट में, है ना, तो उसका मास ज्यादा है, उसका मास होगा लगभग 250 के ग्राम। ठीक है, तो इससे तुम्हें चोट लगती है ना। तो जितना तुम देखो, यहां से पता चल गया कि जो इनर्शिया होता है, जो इनर्शिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। कि अगर तुम इनर्शिया को बढ़ाते हो तो मास जो है ऑटोमेटिकली बढ़ता है। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि अगर एक चीज बढ़ाए तो एक चीज अपने आप बढ़ जाए, इस चीज को घटाएं तो ये चीज अपने आप घट जाए। सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है 5 किलो का, एक ऑब्जेक्ट है 2.5 किलो का, तो किसने इनर्शिया ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है 5 kg वाले में, क्योंकि उसका मास ज्यादा है ना। तो मास को बढ़ाने से इनर्शिया बढ़ जाता है, मास को घटाने से इनर्शिया घट जाता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया की, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोमेंटम की। देखो मोमेंटम जो है वो रिलेट करता है सीधा सीधा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम? देखो तुमने सुना होगा कई कमेंटेटर्स के मुंह से, तुम जाते हो क्रिकेट मैचेस तो देखते होगे, है ना, हिंदी में कमेंट्री आकाश चोपड़ा कितनी अच्छी करता है, उसमें वो कुछ बोलता है कि बल्लेबाज का कितना अच्छा मोमेंटम से बल्लेबाजी कर रहे हैं, है ना, यानी कि बैट्समैन कितने अच्छे मोमेंटम के साथ बल्लेबाजी कर रहा है, कितने अच्छे मोमेंटम के साथ बल्लेबाजी कर रहा है। यहां पर मोमेंट, वहां पर मोमेंटम और ये वाला मोमेंटम बिल्कुल सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है उसके बीच, क्योंकि वही चीज हमें यहां पे पढ़नी है। अब क्या होता है, देखो मोमेंटम इट इज द मेजर ऑफ मोशन, इतना याद कर लो। क्या बोला मैंने? इट इज द मेजर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सपोज करो किसी एक ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाया 20 यूनिट, तो वो कितना मूव करा, उसको मेजर करने के लिए मोमेंटम का यूज होता है। कितना उसके अंदर मोशन आया, सपोज करो कोई मुझे आके धक्का मारता है, तो मेरे में जितना मोशन आया, मैं इधर उधर गया, मेरे में जितना भी मोशन आया उसको मेजर करने के लिए मोमेंटम का यूज होता है। ये बात को ध्यान रखना कि मेजर करने के लिए मोमेंटम का यूज होता है। कि क्या मेजर करने के लिए? मोशन को मेजर करने के लिए। ठीक है ना। अब मोशन मेजर कैसे किया जाता है, देख लो। देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द मेजर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्लियर है? यानी कि मोशन, मोशन को मेजर करने के लिए मोमेंटम का यूज होता है। लेकिन अब उसे मेजर कैसे किया जाता है, तो इसके लिए इसकी एक और डेफिनेशन आती है। क्या बोलती है वो? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी।
देखो बेसिकली मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो मोमेंटम जो है वो क्या होता है, मास का प्रोडक्ट हो किसके साथ, वेलोसिटी के साथ। कोई दिक्कत है इसके अंदर? यानी कि मास और वेलोसिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं आपस में, एक ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं, तो मेरा क्या आ जाएगा निकल के, उसका मोशन कितना मेजर हुआ, उसमें मोशन कितना हुआ, वो मेरे पास निकल के आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। कोई दिक्कत है इसके अंदर? अच्छा, अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं, एग्जांपल से बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। सपोज करो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं रेस्ट में हूं अभी, कोई आके मुझे बड़ी जोर से धक्का मारता है। सपोज करो मेरा मास कितना है, आई हैव अ मास ऑफ 70 kg, ठीक है ना। कोई मुझे आके धक्का मारता है, मैं मूव करता हूं, मैं मूव कर रहा हूं 5 मीटर पर सेकेंड से, ये मेरी क्या हो गई, वेलोसिटी। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं 70 इंटू 5, ये मेरा क्या निकल के आएगा, मोमेंटम 350। कोई दिक्कत है इसके अंदर? यानी कि अगर मोमेंटम मुझे निकालना है तो उसका मुझे मास पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो यहां पर अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, मास के। कि अगर मैं मोमेंटम को बढ़ाऊंगा तो मास ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, या मास को बढ़ाऊंगा तो मोमेंटम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो वो वेलोसिटी में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देख लो, मास इंटू वेलोसिटी, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। तो अगर मैं मोमेंटम को बढ़ाता हूं तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखो, दोनों को एक साथ रख देंगे, mv, तो यही फॉर्मूला सेम हमारे पास निकल के आ गया, p इज इक्वल टू mv, ठीक है ना। p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv, और इज इक्वल टू के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगा देते हैं, दैट इज k mv। और अगर k की वैल्यू यहां पे 1 हो जाए, k इज इक्वल टू 1, तो p इज इक्वल टू mv, हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है किसका, मोमेंटम का। तो मोमेंटम क्या होता है, मोशन का मेजर, यानी कि कितना एक बॉडी के अंदर मोशन आया उसको मेजर करने के लिए मोमेंटम का यूज होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है? इसको मेजर कैसे किया जाता है, अगर मैं मास और वेलोसिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास मोमेंटम निकल के आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ मोमेंटम की। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? देखो, यूनिट यहां पे बेसिकली एसआई यूनिट है, जो हमने मोशन चैप्टर में पढ़ी थी। एसआई यूनिट यहां पे हमें निकालनी होती है किसकी, मोमेंटम की। तो अगर मैं बात करूं पी की, तो क्या होता है, ये मास इंटू वेलोसिटी। और मैंने मोशन चैप्टर के अंदर बताया कि कैसे निकालना है। क्या करेंगे, मास की एसआई यूनिट केजी, और इसकी एसआई, वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है? इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, और क्या करेंगे, केजी मीटर सेकेंड -1, है ना। इस सेकेंड को मैं ऊपर ले गया तो -1 आ गया, अपॉन में रखो, अपॉन में रख लो, बात दोनों की बराबर ही है। दिस इज कॉल्ड द एसआई यूनिट ऑफ, सो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड। इसको याद रख लो, या तुम निकाल भी सकते हो, याद रखने की चीज नहीं है। मास इंटू वेलोसिटी किया, मास की एसआई यूनिट रखी, ये मास की एसआई यूनिट, ये वेलोसिटी की एसआई यूनिट, पुट कर दिया, सीधा सीधा एसआई यूनिट हमारे पास निकल के आ गई, ठीक है। अब देखो, हमें पता है कि जो वेलोसिटी है, द वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जिसके पास डायरेक्शन भी हो और जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो। लेकिन मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये बात ध्यान रखना कि स्केलर इंटू वेक्टर, वेक्टर होता है, ठीक है। स्केलर इंटू स्केलर, स्केलर होता है। स्केलर इंटू वेक्टर, वेक्टर होता है। वेक्टर इंटू स्केलर, वेक्टर होता है। वेक्टर इंटू वेक्टर तो वेक्टर होता ही है, ठीक है ना। तो स्केलर
into vector is called vector. So momentum, it is a vector quantity. अब सपोज करो मोमेंटम है, मोमेंटम का एक एग्जांपल देते हैं, उससे बहुत अच्छा क्लियर होगा। क्रिकेट तो सब लोग देखते होंगे, आईपीएल वगैरह, है ना। आईपीएल में क्या होता है कि जब एक बैट्समैन कैच को उठाता है तो कैच पकड़ने के लिए जो फील्डर होता है वो हाथ आगे बढ़ाता है, और जैसे ही हाथ में बॉल आती है वो हाथ को पीछे लेके जाता है, हाथ को पीछे लेके जाता है। क्यों? ताकि वो उसका मोमेंटम डिक्रीज कर सके, ताकि वो उसकी वेलोसिटी को कम कर सके, क्योंकि मास तो उस बॉल का कांस्टेंट रहेगा, है ना, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो सकती है कि आ किसी स्पीड से रहा है, धीरे धीरे कम कम होती चली गई स्पीड, हाथ में पकड़ ली उसने बॉल, है ना, इसलिए वो हाथ को पीछे लेके जाता है ताकि वो मोमेंटम का इफेक्ट कम कर सके। इसको, इसकी डेफिनेशन एक और होती है, इट इज द इफेक्ट क्रिएटेड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इट इज द इफेक्ट क्रिएटेड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए, यानी कि मोमेंटम के इफेक्ट को कम करने के लिए, वो जो कैचर है वो अपना हाथ पीछे लेके जाता है ताकि वो वेलोसिटी डिक्रीज कर दे, और वेलोसिटी डिक्रीज कर दे तो हमने पढ़ा हुआ है v is directly proportional to v। तो v अगर कम हो गया तो मोमेंटम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, है ना। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कोई एक ट्रक है, ठीक है, ट्रक के पास मास तो पता ही होगा कितना सारा होता है। सपोज करो उसके पास मास है 1000 kg, ट्रक की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां से देखो, ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना मैं, मोमेंटम से ही न्यूमेरिकल बनने स्टार्ट होते हैं इस चैप्टर की, ठीक है ना। चलो, यहां पे ट्रक के पास मास कितना है? 1000 kg। ये वेलोसिटी बहुत कम स्पीड में आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है मान लो, ठीक है। अरे भाई साहब, ये भी तो 5 मीटर से आ रहा था, कहां गया? अच्छा, मेरी बात कर लू मैं, तो मैं भी तो 70 इंटू 5 था वो, तो 350 हो गया था, है ना। यहां पे भी 5 है और यहां पर भी 5 है ना। तो लेकिन मास का डिफरेंस देखो, वहां पे 70 है, यहां पे 1000, तो यहां पे मोमेंटम कितना हो जाएगा? बहुत बढ़ जाएगा। क्या हो गया? 5000 kg मीटर पर सेकेंड। यहां पर ये मोमेंटम दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, किस पे? मास पे भी और वेलोसिटी पे भी। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट रहता है, लेकिन हम वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं। देखो, हर ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट नहीं होता। सपोज करो इसका मास कुछ है, इसका मास ये डस्टर है, ये मार्कर है, इन दोनों का मास में डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ मार्कर की, तो इसका मास जो रहेगा वो हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, इसमें इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं किसी पे ये फेंक के मारता हूं, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी में तो चेंज आएगा। ये हमने पढ़ा है मोशन के अंदर कि वेलोसिटी एक टाइम पे डिक्रीज होती चली जाती है ना। जैसे ही मैंने थ्रो किया तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती गई, डिक्रीज होती गई, डिक्रीज होती गई, जिसकी वजह से मोमेंटम भी क्या हुआ? कम होता चला गया। अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई तो मोमेंटम भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, मास बहुत ज्यादा हो गया तो मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है टोटल मोमेंटम, ठीक है ना। और यही है जो हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिराइव करने में मदद करता है। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की। एक इसका बहुत सिंपल सा ग्राफ आता है, कभी कभी पेपर में दे देता है, इसलिए करा देते हैं उसे भी। क्या है? ग्राफ में क्या बोलता है? वो होता है एमवी ग्राफ। एमवी ग्राफ मतलब मास और वेलोसिटी का ग्राफ। भाई देखो क्या किया उसने, ये लिया, ये सपोज करो एक ऑब्जेक्ट का मास है, ठीक है, ये क्या है? वेलोसिटी है। तो अगर मैंने मास को लिया 1, वेलोसिटी को भी लिया 1, तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा मेरा? 1। ऐसे ही होगा। अगर मैंने मास को लिया 2 और इसको भी लिया 2, तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया मेरे पास? 4। अगर यहां पर मोमेंटम बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब मोमेंटम एक तरह से यहां पे कांस्टेंट है, ठीक है।
अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो जो ये लाइन है दिस इज शोइंग द मोमेंटम, ठीक है। तो यहां पर ये होता है एमवी ग्राफ। इसको अगर क्लियर बनाऊं तो ऐसे कुछ बनता है ये, ठीक है। ये चीज याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मास और वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी चेंज हो सकती है, मास चेंज नहीं होता एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये ध्यान रखना।